आप सब बच्चों का पेपर है परसों नवंबर में है। कोई नहीं, नवंबर में है तो भी मैं आऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70% बच्चे तो आ ही गए भी है। भी आ गए 12 बजे कितने बच्चे आएंगे? अगर कम आएंगे तो फिर उनको क्या कराएंगे, ज़्यादा क्या करेंगे? बच्चों देखो, आज मैं बेसिकली आप लोगों को ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। सौरभ बंद कर देगा गेट पीछे से, पर्दा भी लगा दो। क्या तैयारी चल रही है भाई आप लोगों की? सही चल रही है? कर भी रहे हो तुम, तैयारी नहीं कर रहे हो? कर रहे हो यार, फर्स्ट टाइम ये पर चिल मारो, ऐसा कुछ तो नहीं है समर यार। चलिए अंकित, कैसे तैयारी होगी? देखो, सबसे पहले ना आप लोग उन चीज़ों को कवर करिए जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक नोट बना के भेजा था। मतलब या तो ये करोगी कार्तिक इधर सारे चैप्टर्स पूरे करने के बाद उनको कर लो, मर्जी तब भी आपकी, लेकिन पेपर से पहले उन सभी डेरिवेशंस को ध्यान से कर जाना जो डेरिवेशंस आपको उसमें बताएगी। ज़रूरी नहीं है कि आएंगी कहीं तुम सोचो कि सर अगर उसमें से नहीं आए तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओ, सर ये नहीं आया वो नहीं आया। देखिए, वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल लगती है हमें कि ये आनी चाहिए, तो इसलिए वो बताई जाती है बस, ठीक है? तो करके जाना, चांस बहुत हाई है उनके आने के। नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीख तो रही हो ना उसमें से कुछ ना कुछ, करा तो सब कुछ ही रखा है आपको चैप्टर्स के अंदर। बात बस इतनी सी रहती है कि भाई वो बहुत ज़रूरी है, तो वो जरूर करना है अच्छे से, ठीक? चलो, अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिनका जिक्र अभी तक हमने करा ही नहीं है, ठीक है? तो वो वाले टॉपिक्स मैं आपको करवाना चाहूँगा, लिख लीजिए। एक तो आप लोगों का एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं हुई है ना? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो लिखिए क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले एंगल ऑफ रिपोज देखिए, पोजीशन वेक्टर है बताया था। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दो चीजें क्या है बता सकते हो? इसको पता है? देखो, मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से लेना। अरे मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का अपना एक एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहे कैसे थीटा विद द हॉरिजॉन्टल? अरे यार, मैं इस इंक्लाइन को अगर ऐसा बनाऊंगा तो ये थीटा है ना, बोला है कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, ये इस थीटा पे ब्लॉक टिका पड़ा है, बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा? नीचे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो भी टॉपिक तुम्हें कराने वाला हूँ ना, ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा पिछली चीज़ों को। मैं आप लोगों को, हाँ सुन लीजिए, मैं आप लोगों को जो चीज़ें कराऊंगा ना, उसमें पिछली चीज़ों का इस्तेमाल होगा, फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का इस्तेमाल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा। सो हम लोग ऐसा नहीं कि अब हम उनको डिस्कस करें कि बताओ क्या था म्यू, क्या था आर, वो नहीं हो पाएगा। हम टॉपिक कर सकते हैं बस, अब समझ रहे हैं? क्योंकि मैं चैप्टर्स आपको पूरे करा चुका हूँ, कंसेप्ट आपको पूरे करा चुका हूँ, मैं सिर्फ उनके ऊपर अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बीच में छोड़ दी होंगी तो उनको करवाने वाला हूँ बस, कि कहीं पेपर में ये ना आ जाए। तो पिछली चीज़ें आनी चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। इसीलिए मैंने आज जो कुछ भी न्यू स्टूडेंट्स उनको नहीं बोला है, या जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के उनको नहीं बोला, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों को ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने पता नहीं पिछला पढ़ा है नहीं पढ़ा, जो भी रीज़न। तो आप लोग मुझे बताइए, देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ जब किसी भी सरफेस पे रखी होती है तो याद करो थोड़ा सा
इंक्लाइन प्लेन पे रखे होने पर आपने वीडियो से कराओ चाहे जैसे मर्जी कराओ, जब कोई भी चीज़ किसी इंक्लाइन प्लेन पे होती है ऐसे थीटा एंगल पर, तो नीचे की तरफ उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? mg। याद आया कुछ? चलो बहुत बढ़िया। मैंने सिखाया था कि इधर mg sin थीटा लगेगा, तो नीचे की तरफ लगता है बच्चों mg। और याद करो कि मैथमेटिकली अगर ये थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है? प्रूव तो कराने की जरूरत नहीं है। ये mg cos थीटा बनेगा इधर इसका कंपोनेंट, और इधर क्या बनेगा? So this is actually mg sin theta which pulls this block down to the inclined plane ना, inclined plane की तरफ इसको खींचता है। लेकिन फिर ये स्टार्टिंग में गिरता क्यों नहीं? जब मैं थोड़ा छोटा एंगल रखता हूँ तो ये गिरता क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, लेकिन पीछे की तरफ बोलो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और आप ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शन किस नेचर का होता है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। आपको याद आए तो पुरानी चीजें, तो फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। जैसे कि मैं अगर बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, सभी ध्यान देना, ये एंगल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा होगा जरा बताओ? mg sin थीटा। कैसे? क्योंकि जब आप इसका एंगल बढ़ा रहे होंगे तो ये sin थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है थीटा बढ़ने पर sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो ये नीचे वाला फोर्स बढ़ेगा। और आप लॉजिकली भी जानते हैं कि सर जब एंगल बढ़ा रहे हैं ना, सर जब एंगल बढ़ा रहे हैं तो उस दौरान क्या हो रहा है बताओ जरा? नीचे वाला फोर्स बढ़ रहा है, नीचे वाला फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर फ्रिक्शन उसको बोलो क्या कर रहा है? सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। श्योर? अगर शुरू में mg sin थीटा यहाँ पर छोटे एंगल पर 10 न्यूटन का था, तो फ्रिक्शन भी कितने का हो गया? 10। थोड़ा और एंगल बढ़ा, mg sin थीटा 15 हो गया, तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 15। क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन अपने आप को बोलो क्या करता है? सेल्फ एडजस्ट। ये बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मैं इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं, और मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं नहीं खिसका, 10 का लगाऊं नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका? 5 का लगाया तो फ्रिक्शन 5 का लगने लग गया, 10 का लगाया तो फ्रिक्शन 10 का लगने लग गया, 15 लगाया फ्रिक्शन 15 का लगने लग गया, 16 लगाते खिसक गया। इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम अपने आप को कहाँ तक एडजस्ट कर रहा है? 16 तक, 15 तक कर रहा है। अरे नहीं आया यार, याद आया कुछ? उम्मीद तो आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में क्यों नहीं गिरता? रीजन बड़ा साफ है सर, क्योंकि सर फ्रिक्शन उसको सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, इस कारण से नहीं गिरता। बट एक सर्टेन ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये पहली बार यहाँ से बोलो क्या होगा? गिरना स्टार्ट करेगा। एग्री करते कि नहीं? जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और ऐसे करके है, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसके बाद ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो जस्ट वो जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ, समझिएगा, वो एंगल जिस पर हमारा जो mg sin थीटा है वो बिल्कुल फ्रिक्शन के लास्ट बराबर हो जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा, इसके बाद थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा और फ्रिक्शन उतना ही रह जाएगा, कम रह जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। कहाँ की तरफ मूव करेगा? तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, डेफिनेशन वगैरह लिखवा देंगे आप लोगों को चिंता मत करिए, लेकिन आप लोग बताइए एट एंगल ऑफ रिपोज, जिस समय एंगल ऑफ रिपोज चल रहा होता है, एंगल ऑफ रिपोज पे आप मुझे बताएंगे जरा mg sin थीटा किसके बराबर होता होगा? फ्रिक्शन की। अरे mg sin थीटा किसके बराबर होता होगा? क्योंकि जस्ट इससे आगे जो है वो mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा फ्रिक्शन में, तो ये लास्ट एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज पे याद करिए सब बच्चे कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन बोलो क्या होते हैं? लास्ट बराबर होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि mg sin थीटा, और ये मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। आपको पता होगा ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का मतलब क्या है भाई? इससे ज्यादा फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ सकता। तो बोलेंगे जब mg sin थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन का मतलब ये होता है सेल्फ एडजस्टमेंट की लास्ट लिमिट। फ्रिक्शन याद करो, आपको सारी बातें याद आएंगी। फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करते करते एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है, वो उसकी क्या होती है? बोलो उसकी लास्ट लिमिट होती है। नहीं आ रहा यार? तो दैट इज कि जब mg sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, उस समय जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो मैंने बोला mg sin थीटा किसके बराबर आएगा? तो याद करो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू आर। और पता है आर आपको कहां पर होता है? आर यहां पर होता है। बोल्ड के लग रहा है, तो मुझे बताओ जरा आर की वैल्यू कितनी होती है? म्यू mg cos थीटा, और mg से mg बोलो क्या बन गया? sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू में बोलो क्या? म्यू दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या? तो एग्जामिनर एक और सवाल आपसे बोल देता है कि आप प्रूव करके दिखाएं कि जो एंगल ऑफ रिपोज का tan थीटा होता है वो म्यू के बराबर होता है। तो ध्यान रखना कि ये रिलेशन भी प्रूव करने को कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2 नंबर पे, 1 नंबर में tan थीटा बराबर म्यू प्रूव करना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं है बात समझ में? तो ये आपको इसके अंदर करना है, हो पाएगा? जल्दी से नोट करो इसको, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। आज साथ करना नोट करेंगे। वो तुम्हारे पास बहुत ही प्रदीप वगैरह है, वो तो उसके पास होती है शायद ना।
मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर बच्चों एक बार ये पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो, ये समय मत लगाइए, आप लोग जल्दी से इसको पढ़िए। जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग करेंगे। ये आएगा एग्जाम में आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़, वो एंगल जिस पर आके बॉडी सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन से जस्ट स्लाइड करने वाली, जस्ट उस वक्त पर स्लाइड करने वाली, मतलब कि mg sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया, जितना फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर सकता है मैक्सिमम हो गया, उसके बाद तो हम नीचे स्लाइड करेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, बिल्कुल जो बुकिश लैंग्वेज है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नोट करो जल्दी से। लो 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 कर लो कर लो। चलिए अब देखिए अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या हो रही है, इसको बुलाते हैं बच्चों हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ए क्लास, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ना मैं फिलहाल अल्फा से डिनोट कर देता हूँ। किससे बोलो? अल्फा से। मैंने एंगल ऑफ रिपोज को डिनोट करा है बच्चों थीटा से, यहाँ पर थीटा से डिनोट करा है, ठीक है। तो ये जो tan थीटा है बच्चों कितना है? म्यू है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक, इस वाले क्वेश्चंस के आने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है रिपोज और फ्रिक्शन का। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आता है। अब क्या चीज़ है फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखिए जरा, किसको पता है क्लास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? यस सर। हाँ बताओ। किस के बीच में? अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो एक बात बताओ मुझे, बहुत अच्छी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस ब्लॉक पे तुम आगे की तरफ कुछ फोर्स लगाओगे, सोच के देखो, तो पीछे की तरफ क्या बनेगा? फ्रिक्शन। वेरी गुड। बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, पीछे की तरफ बनेगा फ्रिक्शन। क्लियर है? हाँ क्लास, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जो मैक्सिमम लिमिट आती है फ्रिक्शन की ना। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ जरा, ऊपर की तरफ बोलो, इसके ऊपर क्या बनता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट का काम है, तो मैं आर से ना उसको डिनोट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैपिटल एन से डिनोट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपिटल एन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोलो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। भूले तो नहीं है ना इसको? एंड यू नो दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg, बॉडी के मास के mg के बराबर ही होता है। और मैं बात समझ में आ रही? एक बॉडी पे आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। शिवम इधर आगे की तरफ फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन।
ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों, इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कभी भी दो फोर्सेस ऐसे होते तो बोलो उन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा, ध्यान देना भाई, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा। कैसे बनेगा वो आप लोगों को पता है, किधर है किधर है? जैसे कि मैंने बोला भी था, पैराशूट में हवा इस तरफ चल रही है, पैराशूट ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है, तो ना तो पैराशूट ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, बोलो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये तो होता है रिजल्टेंट। अरे बोल गया वेक्टर्स का रिजल्टेंट यार, कल परसों पेपर है आप लोगों को, आना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो बनेगा ये बोलो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट। और ये जो रिजल्टेंट है ना, ये कुछ एंगल बना रहा है, बोलो किसके साथ, बोलो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ। इसको बोलते हैं अल्फा एंगल, और यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं, सिग्निफिकेंस बाद में सोचेंगे इसका, लेकिन आपको बस सोचना पहले डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बड़ी टिपिकल सी है। क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? दैट इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। अब आप बताओ किसका रिजल्टेंट? इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अरे क्या बोल दिया, दोबारा सुनो भाई, ये तो बताना पड़ेगा ना किस किसके बीच का एंगल है, बोलो किस किसके बीच का? कार्तिक, रिजल्टेंट का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल है। आप सीधा बोल दो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा वो रिजल्टेंट किस किसका है। तो आपको बताना है इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ किसका रिजल्टेंट बोलो? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंगल भी बताना पड़ेगा किसके साथ बोल रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे। अब ये वाली बात ना आपको कम समझ में आ रही है, मैं शब्दों में लिखता हूँ, शब्दों में लिखता हूँ, बोलो क्या बोलेंगे? दैट इट इज द, बच्चों इस डेफिनेशन को पढ़ना, इट इज द एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द, बोल सकते हैं मेड बाय द रिजल्टेंट of normal reaction and limiting friction with the normal reaction। अब ये पढ़ने में इतना अजीब लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया है, लगता है कुछ गलत सा लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, ढंग से पढ़ोगे सारा समझ में आएगा। That it is the लिखना मत करो सब बच्चे, पहले आपको सोचो एंगल किसके बीच का है। सर जो इसका और इसका रिजल्टेंट आया उसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल रिएक्शन का, वही बोलो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो गाइस डेफिनेशन में इधर क्या लिख रहे हो, इधर देखो, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। कुछ गलत है क्या, बताओ जरा। ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट ने, रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट बताया गया, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसने बनाया नॉर्मल रिएक्शन के साथ, वो वाले एंगल को बोलो हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये मैं टॉपिक जो करा रहा हूं इसकी डेफिनेशन आएगी 1 मार्क की। दूसरी बात, इस एंगल को मैं क्या कर सकता हूं, अब इनके अगर मैं इस एंगल को tan अल्फा निकालूं, सब बच्चे देखना भाई, इस एंगल का मैं क्या निकालूं, tan अल्फा। तो मुझे बताओ tan अल्फा कितना आएगा, ध्यान सुनना, tan अल्फा कितना आएगा, तो tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, जितना फ्रिक्शन उतना ही होगा। अरे अगर ये f है तो वो भी क्या होगा, बोलो f वेक्टोरिकली चीज सेम होती है, तो f और ये होगा n। तो मैंने बोला सर ये f/n के बराबर होगा। और क्या तुम जानते हो कि मैं फ्रिक्शन को क्या लिखता हूँ, म्यू आर। क्या लिखता हूँ बोलो, और म्यू आर यहाँ पर बोलूंगा तो बच्चों आर ना बोल के क्या बोलूंगा, म्यू एन, क्योंकि मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एन से नोट करा हुआ है। सो मुझे बताओ उसका एन से एन कट जाएगा और tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा। अब इससे एक बड़ी जरूरी चीज मुझे पता लग गई, भैया tan थीटा भी म्यू है और tan अल्फा भी। इसका मतलब सर एंगल ऑफ रिपोज का tan कर दूं तो भी म्यू आता है, और मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का म्यू tan कर दूं, टेंशन कर दूं एक तरीके से, तो भी क्या आता है, बोलो म्यू आता है। तो अगर मैं बच्चों एक बड़ी जरूरी चीज बोलूं यहाँ पर, वैसे तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन पता क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट, ये आएगा एग्जाम में 2 नंबर का, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, या सिंपल आपसे पूछ लेगा एंगल ऑफ रिपोज क्या मुझे बता दो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या मुझे बता दो। लेकिन अगर ऐसा बोला कि दोनों को बराबर प्रूव कर रहे हैं, कैसे करोगे बराबर प्रूव, हाँ भाई कैसे करोगे बराबर प्रूव, बहुत अच्छा, दोनों सॉल्व करेंगे सर ये वाली चीज भी करके दिखाएंगे क्लास, ध्यान देंगे आप लोग। एक तो ये करके दिखाओगे, सुन लो मेरी बात, ये करके दिखाओगे एंगल ऑफ रिपोज के लिए, कर पाओगे, और ये वाली चीज किसके लिए करके दिखाओगे,
ये वाली चीज साइड में करके दिखाओगे एंगल ऑफ, बच्चों बातें नहीं करनी, ये वाली बात आप करके दिखाओगे किसके लिए बोलो, ये करके दिखाओगे एंगल ऑफ रिपोज के लिए, ये वाली करके दिखाओगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब मुझे बताओ जरा, जैसे ही तुम ये दोनों कर दोगे, बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही म्यू है, इसका मतलब tan थीटा किसके बराबर, अरे दोनों ही म्यू है तो tan थीटा किसके बराबर, tan अल्फा के, इसका मतलब थीटा किसके बराबर, अल्फा के, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर है। बस ये प्रूव करना आना चाहिए। तुम जैसे मर्जी करो इसको, तुम लोग दिमाग लगाओ जो भी करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आना चाहिए किसी भी कीमत पे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है भाई विनय? कैसे कैसे करोगे दोबारा सुन लो, 2 मिनट की चीज़ है बस। मुझे बताओ हाउ कैन यू डिफाइन द एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज को कैसे बताओगे? सर वो एंगल इंक्लाइन प्लेन का जिस पर बॉडी जस्ट क्या करने वाली होती है, स्लाइड करने वाली होती है। उससे पहले भी स्लाइड नहीं करती, उसके बाद तो भैया स्लाइड करेगी, लेकिन जब बोलता है जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइड, यहाँ पर बोलो जस्ट शब्द का इस्तेमाल कराया कि जस्ट उसी वक्त पर स्लाइड करने वाली होती है, उस एंगल को बोलो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और जरा मतलब बताइए जिस वक्त तो स्लाइड करने वाली है उस वक्त लास्ट mg sin थीटा किसके बराबर हुआ होगा, फ्रिक्शन के, उसके बाद तो mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा सर, उसके बाद तो क्या हो जाएगा बोलो ज्यादा। तो वो एंगल पर जिसमें जस्ट स्लाइड करने वाली है उसमें mg sin थीटा किसके बराबर होगा बोलो, मैक्सिमम फ्रिक्शन के। उसके बाद आपको पता है कि भैया इसके बाद तो mg sin थीटा ज्यादा ही हो जाएगा। सो ये बराबर होंगे, इसका मतलब फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू आर। मैंने बोला पिछली चीज आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए फ्रिक्शन म्यू इनटू आर होता है, पता होना चाहिए आर को मैं mg cos थीटा लिखता हूं इस केस में, तो mg से mg कटेगा sin tan थीटा बराबर आ जाएगा म्यू। ठीक है, एक तो ये करना है आप लोगों को। सेकंड चीज आप लोग करेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सर इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फ्रिक्शन का भी एक रिजल्टेंट बनेगा बीच में, और इसका जो एंगल बनता है नॉर्मल रिएक्शन का उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसका मैं tan अल्फा निकालूंगा तो मुझे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी f बाय में n, f को लिख सकता हूं म्यू इनटू r, r वही बच्चों म्यू n लिख रहा हूं यहां पर उसको, सो म्यू इनटू n, n से n कटेगा tan अल्फा बराबर म्यू। तो दोनों चीजें बराबर हैं, वही चीज बता रही मैंने यहां पर, अगर ये दोनों चीजें ऐसे हैं तो दोनों म्यू के बराबर है, tan थीटा बराबर tan अल्फा और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। दिस इज अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, ये नहीं है ठीक है। सो 2 मिनट इसको देखो, मैं तो माइक निकाल रहा हूं सर। Done guys? मैंने वेरिएबल वाली बताई तो है आप लोगों को, बताइए मैंने बताई क्लास। मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर द वेरिएबल फोर्स दोनों करवाया होगा, दोनों नहीं करवाया, दोनों करवाया, इंटीग्रेशन वाले भी करवाया, जिसमें मैंने बोला था कि आपको छोटे छोटे वर्क कैलकुलेट करो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो ग्राफ बना के हमने fdx को इंटीग्रेट करा था। देखो पता है क्या है, टॉपिक्स ना ऑलमोस्ट हुए हैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हुए हैं, लेकिन कॉपी में जितने हुए हैं वो सारे करके जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट वाले करा दिए। चलो आ जाओ अगले टॉपिक पे। होगी ये चीज़, डाउट है किसी को इसमें? कार्तिक ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, अब जैसे कार्तिक सोचो न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर कुछ जो एग्जाम में आए, देखिए न्यूमेरिकल्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, टॉपिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि न्यूमेरिकल्स क्या आएंगे।
लेकिन जितने मैंने क्लास में कराए हैं, अगर तुमने उतने सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं तो ध्यान रखना कि काफ़ी हद तक चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं आता, और थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर आता है ना तो आप लोग ट्राई जरूर करना, कंसेप्ट से ही होगा, कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो वो चीज़ें कर लेना बस आप लोग। अब सुनो भाई बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये बात भी होगी भाई क्लियर। अब उसके बाद अब हमें, ठीक है, एक और डेरिवेशन हमें करनी है। एक आपको ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया ना अभी, वाई सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, है भाई? वाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द, सुन लो भाई, क्यों सेकेंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी ये लगा लो कि इनका फेवरेट है भाई, पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों सेकेंड लॉ को रियल लॉ कहा गया है, 2 नंबर में आएगा तो क्या करना होगा वो सुन लो। सेकेंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज सेकेंड लॉ के थ्रू ना फर्स्ट लॉ भी प्रूव हो जाता है और थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाता है। लेकिन बात ये है कि उससे पहले आपको फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ पता होना चाहिए। जरा बताओ फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन टू बी इन मोशन अनलेस और इवन सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। कोई बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स। चलती हुई बॉडी जो रुकती है, इधर भाई आशु रौनक, कोई भी चलती हुई बॉडी भी आप ये नहीं कह सकते अपने आप रुकती है, फ्रिक्शन रोकता है, एयर का ड्रैग रोकता है, फोर्स होता है सर इन्वॉल्व। ये अपने आप कभी नहीं चलेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इसी को, तो इसका इनर्शिया बोलते हैं ना कि इनएबिलिटी है बॉडी के पास। तो आप जानते हैं कि जब तक फोर्स नहीं तब तक कोई एक्सेलरेशन भी नहीं। अरे याद आ रहा है? यही तो होता है, बोलो क्या? कोई फोर्स नहीं, कोई चेंज नहीं सर, सिंपल सी बात है। आप लोग जानते हैं बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आप लोगों का बच्चों ये था कि जो फोर्स था ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर था। याद करो, इसका मतलब जो मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बोलो फोर्स के ऊपर। मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में कि अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो मोमेंटम का चेंज भी ज्यादा होगा और समय कैसा लगेगा? कम। जैसे कि आपने एक फुटबॉल को किक किया बहुत हाई फोर्स से, जैसे रोनाल्डो किक मारेगा भाई तो बहुत हाई फोर्स से किक मारेगा, जब फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो मोमेंटम का चेंज बहुत ज्यादा होगा और समय बहुत, एकदम से मोमेंटम 0 से 100 हो जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा। लेकिन वहीं अगर फोर्स बहुत कम लगा तो मोमेंटम में चेंज भी क्या होगा? कम, और समय भी कैसा लगेगा? बोलो ज्यादा। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हायर द फोर्स हायर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है यार? मास इनटू वेलोसिटी। तो हायर विल बी द चेंज इन मोमेंटम एंड इट विल टेक अ लेसर टाइम। क्लियर होता है कि नहीं होता? समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी, पक्की बात है। अब जरा तुम मुझे बताओ, F होता है dp by dt इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। एक बॉडी का मोमेंटम कितना तेजी से बदलेगा ये निर्भर करता है इस बात पे कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया। एग्री करते कि नहीं करते? इस सेकंड लॉ था। और थर्ड लॉ तो भैया हर कोई जानता है, एक्शन और रिएक्शन। तो बोलेंगे भैया पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाया। इधर F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 बाय द 2, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2 बाय द 1। और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। नहीं आ रहा समझ में? थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ आपको बताइए। देखो नहीं, मैंने ये शायद ये क्वेश्चन नहीं कराया था, वाई सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, शायद ये नहीं कराया हो। सो ये करा देता हूं मैं आप लोगों को, सुनिएगा क्लास प्लीज। देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर देंगे और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी, और खुद सेकंड को तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, सेकंड तो सेकंड ही है। तो उससे पता लग जाएगा कि सेकंड लॉ रियल लॉ माना जाएगा। कैसे? अब आप मुझे बताइए, इफ अगर बच्चों फोर्स 0 है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप ये ना भूलें कि सेकंड लॉ जो तुमने पढ़ा है, यार ध्यान देना बस तुम लोगों को, तुम लोग पेपर है फिर भी अगर ध्यान नहीं दोगे ना कोई फायदा नहीं है। फिर आप मुझे बताओ, इसको तुम MV लिखते हो? अरे मैंने सिखाया तुम लोगों को ये तो यार। मास आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, क्या बचेगा? dv बाय चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्या होता है? एक्सेलरेशन। अरे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये चीज भी सेकंड लॉ है और ये चीज भी उसी को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आए हैं, तो दोनों ही सेकंड लॉ हैं। लिखो मत अंजलि, बोर्ड पे देखो। तो मेरे को ये पता है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सेकंड लॉ। मैंने कहा वी नो, बोलो क्या? फोर्स किसके बराबर होता है और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? अब आप जानते हो कि इफ फोर्स इज 0, इफ फोर्स इज F इज 0, बताना एक्सेलरेशन कितना आएगा? क्या मतलब इसका? मैं बता दूं, ये प्रूव कर दिया इसने फर्स्ट लॉ।
इसने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया। कैसे भाई? कोई फोर्स नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी। कोई फोर्स नहीं तो ये चेंज नहीं आएगा सर, जीरो पे रहेगा। और कोई फोर्स नहीं तो जो चीज 100 पे चल रही है ना वो 100 पे ही रहेगी, उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि रेस्ट से मोशन में लेके आना, मोशन से भी तो वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो रेस्ट में आएगी। तो अगर फोर्स ही नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसको प्रूव करता है? फर्स्ट लॉ। 1 नंबर मिलेगा आपको इतना करने के बाद। फर्स्ट लॉ प्रूव करने के बाद 1 नंबर। सेम थर्ड लॉ प्रूव करोगे तो 1 नंबर और मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इसके क्वेश्चन के। बिल्कुल ऐसे ही आता है एज इट इज। तो इससे कौन सा लॉ प्रूव हुआ बोलो सब बच्चे? कौन सा लॉ प्रूव हुआ? फर्स्ट लॉ। तो ये मैंने पहली चीज बताई आपको। अब समझिए सेकंड चीज क्या है। अब मैं थर्ड लॉ को प्रूव करूंगा और ये थोड़ा सा टिपिकल है तो ढंग से सुनना भाई। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। एक बॉडी ये रही, चलिए अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, हाँ भाई इधर भाई शिवम क्या कर रहे हो तू? इधर देखना। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है तो आप मुझे बताना ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है? अरे लगा रही है कि नहीं लगा रही? आपके ऊपर कुछ रख दूंगा तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो ये कहता है कि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। बस बात ये है, ढंग से सुनना भाई, जो ऊपर वाली बॉडी ने पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगाया उसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1/2। F12 का मतलब क्या अंकित? F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी। और मुझे बता F21 का मतलब क्या? इसने सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगाया, वो F21 है। दैट इज फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1। अब आप मुझे बताओ अगर ये दोनों ऐसे रेस्ट में भी रखी हुई हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही कहता है कि जितना पहले वाली बॉडी लगा रही है फोर्स उतना ही दूसरे वाली पे लगा रही है। अरे क्या तुम भूल गए कि जब भी कोई चीज सरफेस पे रखी होती है तो जितना एन लगता है उतना mg लगता है और वो बराबर होते हैं? नहीं आ रहा याद? जितना ये ग्राउंड पे लगाता है ग्राउंड भी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है। वही बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाया, पहले नहीं दूसरी पे जो लगाया वो बराबर होता है बच्चों। मींस वी हैव टू प्रूव F12 बराबर F21। लेकिन माइनस टाइम्स आता है, माइनस टाइम्स इंडिकेट्स दैट कि दोनों का डायरेक्शन बोलो क्या होता है? अपोजिट होता है। अरे भूल गए क्या? ये प्रूव करना है मुझे किसी भी तरीके से, ये वाली चीज प्रूव करनी है। कैसे करूंगा देखना जरा, विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ करूंगा। अब तुम सब बच्चे बिल्कुल बोर्ड पे नजरें रखना भाई और ध्यान से सुनो भाई। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं यहां पर फोर्स ऑन 1/2, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, फोर्स ऑन 1/2, तो मुझे बताओ जब पहली पे फोर्स लगाया है तो मोमेंटम का चेंज किस में आएगा? पहली में। अरे एफ होता है dp/dt। एफ क्या होता है बोलो? तो मैंने कहा अगर फोर्स ऑन 1 है, सौरभ इधर, फोर्स ऑन 1 बॉडी है तो मैं लिखूंगा चेंज इन द मोमेंटम ऑफ 1 बॉडी आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। बच्चे कहते हैं यहाँ पर 1 2 है सर, वहां पर 1 ही क्यों लिख रहे हो? अरे भाई ये तो बताना चाह रहा है फोर्स ऑन 1 है बाय द 2, इसलिए 2 लिखना पड़ गया उसको। लेकिन फोर्स कौन सी बॉडी पे है? फर्स्ट बॉडी पे। और जब फर्स्ट बॉडी पे फोर्स है तो मोमेंटम का चेंज भी किसमें होगा? फर्स्ट बॉडी में। तो मैं बोल सकता हूँ ना F12 dp1/dt। नहीं यार बात समझ में। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ सना? दूसरी बात क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 बाय द 1, तो मोमेंटम का चेंज भी किसमें आएगा? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, क्या मुश्किल है बताओ इसमें? अभी तक कोई दिक्कत है? भाई पहली पे फोर्स लगा तो पहले के मोमेंटम का चेंज, दूसरी पे फोर्स लगा दूसरी का मोमेंटम का चेंज। रियान बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया? ऐसे आप बोलो जरा दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ए बस भाई ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो F12 प्लस में क्या आएगा? F21 dp1 बाय में dt प्लस में dp2 बाय में dt। और बोलो कितना आ जाएगा इससे? इससे सर d/dt बाहर आ जाएगा, बन जाएगा P1 जमा में बोलो क्या? P2। और ये बताओ जरा क्या है? ये है नेट मोमेंटम। ये क्या है बोलो? नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आप मुझे बताओ सिस्टम का नेट मोमेंटम कितना है? नेट मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या है इसका? 0 है सर, चल ही नहीं रहा वो। क्या ये अक्षरा, क्या ये सिस्टम मूव कर रहा है कहीं पर? तो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम में कोई भी चेंज, तो हम बोलेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द नेट मोमेंटम। एंड क्योंकि कोई चेंज नहीं है मतलब मोमेंटम इसका कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना आएगा? 0। या आप सिंपल समझ लो डी का मतलब होता है चेंज। चेंज इन मोमेंटम बोलो कितना है? 0। मोमेंटम में कोई भी चेंज, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 0। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोलोगे? since there is no change in net momentum of body, net momentum of system,
सिस्टम के नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कोई चेंज नहीं है? अरे यार इस टेबल पे बुक रखी है, मोबाइल रखा है, ये रखा ही रहेगा, ऐसे कोई मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा 2 घंटे तक भी। तो मोमेंटम का कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए बोल दिया मैंने कि चेंज इन मोमेंटम कितना बोलो 0 है। अब इसका मतलब F12 प्लस में F21 0 है, इसका मतलब F12 को बोलो कितना ले जाऊंगा माइनस का F21, क्या हो गया? इट प्रूव्स थर्ड लॉ। इट प्रूव्स, क्योंकि सेकेंड लॉ के जरिए मैंने बच्चों फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर दिया और थर्ड लॉ भी प्रूव कर दिया, इसलिए वो रियल लॉ माना जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? पेपर में आया सीधा करना कि अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, और सर पहली बॉडी पे लगने वाला फोर्स, पहली बॉडी का मोमेंटम में चेंज, दूसरी बॉडी पे लगने वाला दूसरी वाली मोमेंटम का चेंज, दोनों को जोड़ देना, नेट मोमेंटम आ जाएगा। नेट मोमेंटम में सिस्टम के कोई चेंज नहीं आएगा जब बॉडी जैसे रखी हुई तो उसका मतलब नेट मोमेंटम का चेंज 0 होगा और वो चीज़ हो जाएगी तो माइनस टाइम्स हो जाएगी। इट प्रूव्स द थर्ड लॉ। सो गाइस सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूव होता है और थर्ड लॉ भी प्रूव होता है, और ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए। क्लियर होता है कि नहीं होता? कर लीजिए इसको भी नोट। फिर एक करा दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, वो जरूरी है। और कोई याद दिलाओ मेरे को। और ये मत समझना अभी जैसे बैंकिंग नहीं करा रहा हूं तो बैंकिंग भैया आएगी, बैंकिंग ऑफ रोड करके जाना। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल वालों, सीबीएसई वालों को बैंकिंग इतनी पसंद है, मैंने नहीं देखी आखिर इतने सालों में कि आज तक उन्होंने बैंकिंग ना दी हो। हर बार का 5 नंबर में एक फिक्स क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड करके चले जाना। मतलब बहुत हाई चांस होते हैं बैंकिंग के आने के, रट जाना चाहिए उसको अंधाधुंध तरीके से। और क्या था? पोजीशन वेक्टर बता देंगे। एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन था टाउ इक्वल्स टू dl बाई dt, वो नहीं बताया। हाँ तो कराऊंगा वो तो मैं। हाँ बोलो अक्षरा। डेरिवेशन, यस 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 डेरिवेशन। और बच्चों कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वो मैंने आपको क्लास में लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट वाला क्वेश्चन करा रखा है, ऊपर नीचे जाने वाला, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है। मंकी वाला है, मैंने क्लास में जो करा है वो कर जाना, वो एटलीस्ट कर जाना। मतलब ये उनके लिए जो सब कुछ पढ़ रहे हैं तो वो क्लास वाला कुछ नहीं छोड़ेंगे, कि क्लास में वो सब कुछ हुआ है जो बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। हाँ तो वो तो करवाया है, पूरा 4 क्वेश्चंस करवाए मैंने उसके, बड़े इंपॉर्टेंट करवाया है, वो करवाया है। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कटा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और उसको भी ना लो तो बढ़िया। वैसे कटा तो नहीं है लेकिन अभी बड़ी कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी, आप लोग उसको समझने जाएंगे तो। फाइनल से पहले मैं वो करवा दूंगा आप लोगों को, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी वाला टॉपिक मत लो, कोई उसके चांसेस इतने ज़्यादा होते भी नहीं है। हाँ तो करा तो रखिए। ना मारूंगा तो वो टॉपिक बोलो जो नहीं करा रखा, सब करा रखे वाला। नलायक को आता नहीं है तो नहीं करा रखा। सुनो एक क्लास सुनो भाई, अगली चीज चलो करो। एक टॉपिक और है, डन गाइज। आपका ग्रेविटेशन तक आ रहा है ना सारा, गवर्नमेंट स्कूल वालों का ग्रेविटेशन तो अच्छे से कर लेते हो ना, कोई पंगा तो नहीं है चैप्टर में, तो आसान है वो तो, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएगा रोटेशनल मोशन, वो थोड़ी ठीक ठाक मेहनत करवाता है, लेकिन रोटेशनल मोशन से हमने ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि वहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं बने, ठीक ठाक न्यूमेरिकल बने, और अभी टाइम बचता तो मैं एक आध न्यूमेरिकल और कराता हूँ आपको, बहुत बढ़िया उसका। ये करूँ खत्म आगे, पहले बता दोनों चीज़ समझ में आ गई, तीनों चीज़ें। चलो इसके बाद अगली चीज़ है बच्चों, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। प्राइवेट स्कूल वालों के एग्जाम में भी इनमें से कुछ आया होगा पक्का। क्या आया था?
सब, अरे यार देखो ये करने होते हैं लेकिन कुछ थोड़ा सा वही। देखिए आप लोग जानते हैं भाई, ए क्लास इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो आप लोग जानते हो कि जब भी कोई चीज गोल घूमती है उसका मास m होता है, अगर वो v वेलोसिटी से घुमाई जा रही है r रेडियस में, तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए। यार आप लोग एक पत्थर को रस्सी से बांध कैसे घुमा रहे हो, तो कब तक घूमेगा? शिवम, एक रस्सी, पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहे हो, कब तक घूमेगा? जब तक उसके ऊपर सेंटर से क्या लग रहा है? फोर्स। जैसे ही फोर्स लगना बंद होगा वो घूमना बंद हो जाएगा, और आप बोलेंगे जैसे फोर्स लगना छोड़ा सीधा बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी चीज गोल कब तक घूमेगी? कोई भी चीज गोल कब तक घूमेगी? जब तक सेंटर से क्या लग रहा है? फोर्स। उस फोर्स को बोलो क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स? याद करो, फॉर्मूला होता है mv² बाय, अभी तुम कुछ पढ़ के आए हो भाई कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो ये वाली चीज बोलो क्या है? एक्सेलरेशन। एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² बाय r। क्या होता है बोलो? अब इसका वो आपको ड्राइव बोलता है। क्या बोलता है बोलो? ड्राइव। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सप्रेशन का ड्राइव थोड़ा सा है पेचीदा, मतलब है बहुत छोटा सा, 3 से 4 5 स्टेप में खत्म कर दूंगा मैं इसको, लेकिन समझ उसी को आएगा जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि भैया उसको पता है एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है, उसको वेक्टर्स का एक ठीक ठाक नॉलेज है, तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, फिर तुम्हें कोई समस्या ही नहीं आएगी। देखना फिर तुम्हें आएगा पक्का समझ में। लेकिन कंडीशन है पिछला आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पिछला पढ़ा नहीं लेकिन परसों पेपर है सर आज मन कर रहा है पढ़ने का, तो वो मन से कुछ नहीं होगा भाई। पिछली चीज़ें आनी चाहिए सबको समझने के लिए। आज मैंने बोला आज मैं रैंडम टॉपिक्स करा रहा हूँ, मैं कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, रैंडम टॉपिक्स उठा रहे हैं जो छूटे हुए हैं वो टॉपिक्स कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है सुनिए जरा ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ गोल घूम रही है और वो गोल घूमते हुए अभी यहाँ पर P पॉइंट पे है, फिर वो यहाँ से Q पॉइंट पे पहुँचती है। क्लास प्लीज, वो P पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी यहां पर बोलो कितनी है बच्चों? v1। और जब वो यहां पहुंचती है किसी Q पॉइंट पर तब उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है? v2। बस भाई ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगी ये चीज, नहीं आएगी पहले बोल रहा हूं। वरना वही ड्राइव रटने वाली बात हो जाएगी। अब सुन लीजिए, एक बात मुझे बताओ कि जब भी कोई चीज गोल घूम रही होती है तो उसके पास हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती कि नहीं होती? इस बात का प्रूफ ये है कि जब तुम रस्सी से पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हो, अगर तुम्हें लगे कि हर पॉइंट पे सर कैसे ऐसे बना दे टेंजेंशियल, तो किसी भी पॉइंट पे छोड़ के देख सुमित, किसी पॉइंट में छोड़ेगा तो कैसे जाएगा पत्थर? सीधा निकल जाएगा ना, गोल तो नहीं सर पे घूमेगा ऐसे करके, सर जहां से छूटेगा वहीं से सीधा निकल जाएगा। इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में, छोड़ के देखो आपको पता लगेगा उधर ही भागेगा पत्थर, और जैसे ही इधर पहुंचेगा इधर हो जाएगी। बोलो है कि नहीं बताओ, समझ में आता कि नहीं आता? तो मान लीजिए कि यहां पर v1 वेलोसिटी है और यहां पर बोलो कौन सी वेलोसिटी है? v2 है। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन लगने का प्रमाण क्या है भाई? कि एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लगने का प्रमाण है कि भैया वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? अब आप कहेंगे क्या पता सर ये v1 और v2 क्या पता बराबर हो, ये भी 5 मीटर पर सेकंड हो, वही 5 मीटर पर सेकंड हो। यार आप भूलिए मत कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बोलो? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। समझने की कोशिश करना है यार, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अगर ध्यान से समझा जाए तो। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और मैं अगर ये कहूँ ना कि मेरे पास कोई चीज़ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है इस दिशा में, लेकिन उसने अपनी स्पीड को एकदम से नॉर्थ में कर लिया, लेकिन स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी में चेंज हुआ है। 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट और 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड भले ही चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हुई है, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी में चेंज आया है। स्पीड में चेंज नहीं आया। स्पीड होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो जाए तो बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब बोलो क्या है? एक्सेलरेशन आया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। तो मैंने कहा भैया अगर इसके पास यहाँ पर v1 वेलोसिटी है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी, p पॉइंट है, q पॉइंट है, समझना है बच्चों मेरी बात, ये r है जो इसका रेडियस है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नेट चेंज आया वो किस दिशा में आया? सब बच्चे नेट चेंज आया इस दिशा में, मतलब ये दिशा बोलो क्या है? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन, क्योंकि वो पहले थी ऐसे वो ऐसे है, तो दिस विल बी द नेट चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको मैं वेक्टोरिकली वगैरह हर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना है आप लोगों को बस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज लग रहा है, तब जाके वो ऐसे से ऐसी हो गई है। अब कुछ इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम लोग जानते हो थीटा एंगल है? अरे यार आजकल तो हमने अभी भी रिसेंटली जब रोटेशनल चैप्टर करा है
तो मैंने इसका जिक्र भी वहां पर आप लोगों से करा था, इन चीज़ों का नहीं करा था, ध्यान दो ना। ये वाला पॉइंट Q है और ये थीटा है। आप जरा मुझे बताओ कि अगर ये वाला जो एंगल है वो x है, मतलब ये दूरी x है, ये दूरी x है और ये थीटा एंगल और ये r है, तो क्या मैंने तुम लोगों को एक रिलेशन नहीं पढ़ाया कि एंगल बराबर में क्या होता है r का अपॉन में क्या? नहीं पता तो इसको याद कर लो भाई, एंगल बराबर क्या होता है? r का अपॉन रेडियस। सो वी कैन राइट दिस थीटा एज, इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? x बाय में r, एंगल इज इक्वल्स टू r का अपॉन में क्या? रेडियस। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो बच्चों, कर देंगे। दूसरी चीज समझिए बच्चों, दूसरी चीज ये कि जो दोनों वेलोसिटी है, मैं इसको अगर वेक्टोरिकली बनाऊं ना तो मैं कहूंगा कि सर एक वेलोसिटी कुछ ऐसे है और एक कुछ ऐसे है। ध्यान देना यार, ये सबसे जरूरी है। देखते कितने बच्चे इसको एक बार में समझ पाएंगे। और ये जो v1 और v2 है ना, चाहो तो आप ये भी मान सकते हो कि v1 और v2 मान लो किसी v के बराबर ही है, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अंकित लिख मत कि यहां पर 5 मीटर पर सेकंड था, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो चेंज, और डायरेक्शन भी चेंज होना वेलोसिटी में चेंज होना है, और वेलोसिटी का चेंज ही बोलो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन तो लग रहा है, मैं बस समझने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने इसको भी v मान लिया और इसको भी मान लिया कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं इन दोनों को वेक्टोरिकली बनाऊं तो ये भी v है और ये भी बोलो क्या है? v है। और मुझे बताना जरा ये चीज़ बोलो क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देना बच्चों। और मैं एक बड़ी ज़रूरी चीज़ लिखूंगा भाई, मैं ये कहता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो उन वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल भी थीटा ही है। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उससे तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगी बात क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास ना पार्टिकल यहां से P से यहां चला जाता Q पे। आप मुझे बताओ सेंटर पर कितना एंगल बनता? 90 डिग्री। अरे कितना बनता? ध्यान देना सब बच्चे, आएगा समझ में, पक्का आएगा समझ में। तो यहां पर वेलोसिटी होती v1 और यहां पर कितनी होती v2। जरा बताना v1 और v2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। कितना बन गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये P पॉइंट से Q पॉइंट यहां चला गया, बताओ जरा कितना एंगल कवर हुआ? 180। जरा वेलोसिटीज के बीच में देखना, यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, वहां पर वेलोसिटी ऐसे है, बताओ v1 और v2 के बीच में कितना एंगल है? बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री। कितना डिग्री बोला? 180 डिग्री। इसका मतलब सर जितना एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है उतना ही एंगल इन बाहर वाले वेक्टर्स v1 और v2 के बीच में भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर सेंटर पर P से Q जाने पर थीटा एंगल सबटेंड हुआ है, तो इस v1 और v2 के बीच में कितना एंगल सबटेंड होगा बोलो? थीटा। बस ये वाली बात आपको समझ नहीं आया ना समझ में? सर P से Q जाने पर 90 डिग्री सबटेंड हुआ सेंटर पे, तो वेक्टर भी बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। जब अंदर P से Q जाने पे 180 हुआ, तो वेक्टर भी एक दूसरे के बिल्कुल क्या है बोलो? 180 पे ही है। बात समझ में आती कि नहीं आती? सो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और नॉट गाइस। और आपको नहीं लगता कि ये तो एक सर्कल के सेक्टर की तरह है? क्योंकि अगर ये v है और ये v है, तो एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसमें देखिए रेडियस होता है और ये कुछ एंगल होता है। अगर मैं इसको पूरा गोल घुमा दूं तो एक सर्कल जैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो क्या मैं यहाँ पर एंगल इक्वल टू r का अपॉन रेडियस नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ सर। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? इसका आर्क बोलो कितना है सब बच्चे? डेल्टा v। इसका रेडियस बोलो कितना है बच्चों? v। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। को बच्चों को रटना होना तो 2 स्टेप ये कहानी खत्म होने वाली है, देखना। लेकिन वो समझाने के लिए भैया हमें तो पूरा बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। तो पहली चीज दोबारा बताओ, दोबारा समझते हैं क्योंकि खत्म होने वाला ड्यूरेशन। 2 स्टेप में खत्म। अगले मैंने बोला कि एक पार्टिकल P से Q चला गया, तो उसने कितना दूरी तय किया बाहर? x। कितना एंगल अंदर सबटेंड किया? थीटा। याद करो अभी भी रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ा है, ये होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल बराबर में क्या रिलेशन होता है बोलो? r का अपॉन में क्या? रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है x बाय में r, रिलेशन होता है भाई। और यहाँ पर v1 वेलोसिटी, यहाँ पर v2 वेलोसिटी है, तो मैंने कहा भैया v1 और v2 के बीच में वही एंगल बनेगा, सेम को v बोल दिया मैंने, वही एंगल बनेगा जितना एंगल अंदर बनाए। तो ये थीटा एंगल है और ये वाला चीज बोलो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखूं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे बताना जरा क्या बन जाएगा? डेल्टा v बाय में v किसके बराबर आएगा? अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको बोलता हूं बच्चों डेल्टा t, यहां पर v हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाय में डेल्टा टी आर। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। क्या हुआ? डिफरेंशिएट मतलब क्या यार? मैंने टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया एक तरीके से। सो ये बन गया डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी डिवाइड कर दिया। अरे दोनों तरफ में डेल्टा टी से डिवाइड कर सकता हूँ, ये बता दो बस। मैथमेटिकली वी आर करेक्ट। अब तुम देखना एक बारी में आंसर बन गया। मुझे बतानी ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज v एंड x डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हुआ बोलो? ये क्या होता है? सो दिस इज v बाय में r। बोलो एक्सेलरेशन कितना आ गया?
ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय दिस एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ अगर मैं यहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहूँ तो कितना आएगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल इस चीज के सब्सक्रिप्ट में होता है, ऐसे आगे नहीं है, नीचे बिल्कुल पैरा को नीचे लिखना है छोटा सा। तो बोलो क्या बोलेंगे, कितना आएगा? बोलो mv स्क्वायर बाय दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ड्राइव आप लोग करके आएंगे, आपको पूरे यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे, कम से कम 3 नंबर का ड्राइव आएगा आप लोगों का। ये बहुत कम से कम अगर टीचर देना चाहेगा 2 नंबर का देगा, उससे नीचे बना नहीं सकता इसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है क्या? बस की आया, कुछ समझ में नहीं आया? देख लो इसको, करा रखा उसका मैंने प्रूफ भी करवा रखा है, वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं करा रहा हूँ। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा देखो, वेक्टर से अगर प्रॉब्लम में है ना आप लोगों का तो दिक्कत है यार, तो प्रॉब्लम करेगा ये। हाँ हाँ, तो वो सारी करनी है। उसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं क्या? इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट मत छड़वाना कि लो सर एक बार इसमें भी बता दो कौन सी इंपॉर्टेंट है। फिर जो 4 टॉपिक आप बता रहे हो उसमें बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा करके जाऊंगा। एक ही करके जाऊंगा सर, फिल्टर पे फिल्टर लगा दो बिल्कुल है। हो गया? घर जाके कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक और थोड़ा सा भयंकर सा रिलेशन सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लीजिए क्या भाई, बस भाई प्रूव टाउ इज इक्वल्स टू dl बाई dt। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है और एग्जाम में आता है भाई, ये भी 2 नंबर का। आज जो भी गिरा रहा हूँ ना बिल्कुल वही चीज़ बता रहा हूँ, सीधा जो पेपर में 2-2 नंबर में पूछी गई है। इसके अलावा सब कुछ पहले ही गिरा चुका हूँ, जो आता है वो सब कुछ पहले हो चुका है। जो बचा हुआ है ना, जो मुझे लगता है कि ये छूट गया था और ये बस हमें कर लेना चाहिए, वो बस मैं आज बोर्ड पे करा रहा हूँ बस आप लोगों को। सो गाइज मुझे प्रूव करना है टाउ इज इक्वल्स टू dl बाई dt। क्या मतलब है इसका? थोड़ी देर पहले हमने जितनी चीज़ पढ़ी है, f इज इक्वल्स टू में क्या dp बाई dt, क्या मतलब है जितनी इसका बता सकते हैं? क्या मतलब है इसका? जल्दी बोलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही होगा जितना फोर्स लगेगा। तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को गोल घुमाते वक्त जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, डोंट फॉरगेट एल डिनोट्स द एंगुलर मोमेंटम। ये तो पढ़ा है यार मैंने, एल डिनोट्स द एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? जितना उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो मुझे प्रूव करना है कि टाउ किसके बराबर होता है? dl बाय। पहले तो तुम समझो मैं क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि लीनियर मोशंस के दौरान, समेत लीनियर मोशंस के दौरान द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना फोर्स लगेगा। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना टाउ लगेगा, जितना टॉर्क लगेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, नहीं आया समझ में? पक्का इधर नहीं आया रोशी समझ में? तो अब इसको प्रूव कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। सो गाइस देखिए, मैं इसका प्रूव कराऊंगा और प्रूव थोड़ा सा पेचीदा लगेगा उन बच्चों को जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता है, तो थोड़ा सा लफड़ा लगेगा। फिर वही चीज़ें हैं कि काफ़ी सारे पिछले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अरे देवदत्त, इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सेकेंड टर्म जो स्टार्ट हुआ है ना हमारा, जैसे ग्रेविटेशन से मैं मान के चलता हूँ,
नया सिरा शुरू हो जाता है आपका। बस ग्रेविटेशन इस बार आ गया, नहीं तो जनरली कभी आता नहीं था ग्रेविटेशन फर्स्ट टर्म में। तो वहाँ से ना अपनी मेहनत इतनी बढ़ा लो कि सेकंड टर्म का कुछ बचे ना अच्छे से कर लो साथ के साथ, और फर्स्ट टर्म को धीरे धीरे वीडियो से कवर करते रहो। फाइनल्स मेन इंपॉर्टेंट है कि फाइनल्स आपके बेकार ना जाए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में तो जो तुमने रहता फिराना था फिरा लिया, है ना, अब इसको समेट लो इस तरीके से। चलो तुम सब बच्चे मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने जो आप लोगों को लिखवाया था वो था P इंटू आर, या बोलेंगे आरपी। आरपी साइन थीटा था वैसे। अरे जैसे टाउ था बच्चों आर एफ साइन थीटा, टाउ था आर एफ, वैसे ही ये हमारा होता है आरपी साइन थीटा। नहीं आ रहा याद? या मैं इसी को बोलो क्या बोल सकता हूं, आर क्रॉस पी। क्या बोल सकता हूं बच्चों? अब ढंग से सुनना, बहुत शॉर्ट में इस ड्राइव को मैं खत्म कराऊंगा, ध्यान सुनना। आप लोग जानते हो कि एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी चीज पे बनने वाला एंगुलर मोमेंटम। मैं नेट वाला एग्जांपल हमेशा लेता हूं, तो इसके ऊपर कितना एंगुलर मोमेंटम बनेगा, जितना इसके ऊपर आर होगा और जितना इसके ऊपर ये मोमेंटम लगेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होगा। हायर द आर हायर विल बी द एंगुलर मोमेंटम। यार याद आ रहा है कि लेवर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। चलिए लेकिन मैं डीएल बाई डी कैसे करूँ, तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट, ए बस 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 डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा डी एल बाई डी टी, और ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब यार एक चीज सुन लीजिएगा जो आपको शायद किसी को भी नहीं पता होगा अभी। एक ना डिफरेंशिएशन में लगता है बच्चों प्रोडक्ट रूल, और ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे और वो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीजें क्या हो रही हैं बोलो, और उसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, उसमें चेंज देखने वाले हैं, तो जो नेट चेंज निकलता है वो कैसे निकलता है कि पहले वाले एक को रख दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे वाले को रख दो, और पहले वाले यू को डिफरेंशिएट कर दो। ये रूल होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? एंड बिल्कुल भी चिंता मत करिए, 12th क्लास में जिन बच्चों का मैथ्स है ना वो तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। और अगर 11th में भी मैथ्स है आप लोग, 11th में होगी तो मैथ्स आप लोग 12th में होगी तो 11th में आप लोग लिमिट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फंसने वाले हैं बायो वाले बच्चे। तो बायो वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा यार कुछ चीज़ें ना आप लोग कर लिया करो, जैसे कि 11th क्लास का लिमिट्स वाला चैप्टर है ना, उसमें डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है 3 से 4 वीडियोस होंगी उसकी। जब कराऊं चैप्टर तो वो आप चाहे खुद भी अटेंड कर लेना क्लासेस में आके, या फिर आप लोग वीडियो से कवर कर लेना। लेकिन 11th वालों के लिए थोड़ा मैं बोलूँगा कि आप लोग कर लीजिएगा वो चीज़ अटेंड, ठीक है ना, आपके फायदेमंद, आपके लिए फायदा रहेगा। तो मेरी बात बताओ, दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है उसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले एक को रखते हैं, दूसरे को डेरिवेटिव करते हैं, प्लस में दूसरे को रखते हैं, फिर पहले को डेरिवेटिव करते हैं। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दो चीजें हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो बोलो क्या करोगे, आर को रखोगे, किसका डेरिवेटिव करोगे, पी का, और प्लस में पी को रखोगे, किसका डेरिवेटिव करोगे? नहीं आ रहा समझ में, आ गया? अब जरा तुम मुझे बताना, तुम लोग क्या जानते हो कि जो P होता है dp बाई dt होता है, यही फोर्स होता है। अरे ये क्या होता है बोलो? प्लस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फंसने वाली है, ध्यान सुनना। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, और क्या तुम्हें पता है dr बाई dt? r बच्चों एक तरह का लेंथ ही है, और किसी भी लेंथ में चेंज जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी होता है। dx बाई dt भी वेलोसिटी होता है, तो dr बाई dt भी क्या होगा? और क्या तुम सोच सकते हो कि अगर दो वेक्टर सेम हैं, दो वेक्टर बिल्कुल सेम हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0। अब आप कहेंगे सर कैसे? अरे यार याद करो, A क्रॉस B कैसे निकलता है? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, और बोलो क्या? साइन थीटा। सोचो कि अगर ये वेक्टर भी A हो और ये वेक्टर भी A हो तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? अरे अगर दोनों वेक्टर A हो जाए तो एंगल कितना होगा? सर दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल 0 होगा ना, ये भी A ये भी A, तो एंगल 0 होगा। सर एंगल 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 0। दो वेक्टर के सेम होने पर रिजल्ट हमेशा 0 आता है वेक्टर्स में, क्रॉस प्रोडक्ट में। सो बच्चों r क्रॉस f कितना हो गया? टाउ, और v क्रॉस v कितना हो गया? 0। सो योर dl बाई dt विल कम्स आउट टू बी, dl बाई dt कम्स आउट टू बी टाउ। वेक्टोरिकली इसके ऊपर ऐसे लगा देना कि वेक्टर्स हैं दोनों के दोनों, और इतना करने के बाद आपको फिर से 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं है बात समझ में? बस ये करना। कैसे करोगे दोबारा सुनो। l क्या लिखोगे? r क्रॉस p, क्योंकि सर dl बाई dt करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करूंगा, dl बाई dt बराबर d बाई dt ऑफ r p, प्रोडक्ट रूल लगेगा, r को रखेंगे p को डेरिवेटिव, p को रखेंगे r को डेरिवेटिव, dv बाई dt f हो जाएगा सर, r का डेरिवेटिव टाइम के वेलोसिटी हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मास इनटू वेलोसिटी है। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। ताऊ बराबर dl बाई dt, फिनिश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लो, एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखाना।
हाँ भाई, आ गया, समझ में नहीं आया? काफ़ी सारे टॉपिक्स में एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो हुआ नहीं है हमारा। हाँ भाई, डन। ओके, सो गाइज, नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास का, ठीक है ना? मुझे ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ रोटेशनल मोशन से। ये उस वक्त एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने बोला था एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा। क्या चीज़? अरे इतना हो गया, ये जो करना था, मैं जो करना था वो हो गया हैं। तुम 12th वालों के साथ बैठ जाना, उनकी केमिस्ट्री की क्लास में। चलो एक क्वेश्चन निकालते हैं, पहले लिख ही देता हूँ मोड पे यार। सुनो भाई, ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर कैसे है? वी नहीं है, वो न्यू है, और बता रखा है मैंने तुम लोगों को। क्या तुम्हें मैंने ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2 पाई बाई टी बताया है? बताया है। ये बताया है कि 2 पाई रेडियंस एक चक्कर में समय लगता है वो, और उसमें समय टी लगता है, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई न्यू हो गया। भाई देखो, ये क्वेश्चन मैं बस अपनी इच्छा से करा रहा हूँ, जरूरी नहीं एग्जाम में आएगा। अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो छोड़ देना, हालांकि उतना मुश्किल है नहीं। अगर तुमने रोटेशनल मोशन पढ़ा है तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं आएगा समझ में।
बच्चों बातें नहीं भाई। चलिए चलिए बोर्ड पे। देखिए मेन तो वो थे जो आज मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए थे। वो आए कि नहीं आए? मतलब जो इससे पहले टॉपिक्स करवाए, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक जो करवाए हैं, अरे वो तो कर लोगे ना। अब तो मैं तुम्हें कुछ भी समझा दूं तुम लोग सब समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। तुम लोगों का पेपर होता है ना, जब तुम सब लोग आँख कान खोल के ना बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करते हो, पेपर के चक्कर में तुम्हें अभी यहाँ पर मैं 12th क्लास की भी चीज़ समझाऊंगा ना, वो भी तुम कैसे ना कैसे करके समझ लोगे, रट लोगे, कुछ भी कर लोगे, आ गया सर समझ में, पेपर में आएगा, ठीक है सर हो जाएगा। ग्रेजुएशन की चीज़ करा दो तो भी कर लोगे, मेरे को पता है। सुनिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल में रोटेशनल मोशन से एग्जाम्पल में से ये क्वेश्चन बनता है पेपर में आना, कभी भी आ सकता है, क्या पता आपकी किस्मत तो इस बार आ जाए। सुन लीजिए, इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन करते हैं, सारे करवा रखे मैंने। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोड है, कोड मतलब मान लीजिए आप इसे एक पहिया सा मान लीजिए, जैसे वो जो कुएं में से निकालते व्हील होता है ना, वैसा व्हील है, और मैं यहाँ से रस्सी पुल्ली टाइप मान लीजिए, मैं इस रस्सी से इसको ऐसे खींच रहा हूँ, बस पुल्ली यहाँ से बीच से होलो होती है, ये डिस्क टाइप का है, तो यहाँ से मैं इसको खींच रहा हूँ। अब समझो एक क्लास ध्यान दो यार, अब मैं इसको खींच रहा हूं अगर 25 न्यूटन के फोर्स से लगा के, तो इसके ऊपर जो लिपटी हुई रस्सी है ना, उसको कोड बोल रहे हैं, वो जो कोड है ना वो खुल रही है। हाँ भाई, मैं इसके ऊपर 25 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूं, और जो इसके ऊपर लिपटी हुई कोड है वो खुल रही है, ऐसे करके पहिया राउंड राउंड घूम रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझो मेरी बात को। अब इसके कुछ सवाल है। इस कोड का मास है 20 kg, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। ये जो पहिया है वो कितने के एक्सेलरेशन से घूमेगा? आपको याद है एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बताया जाता है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में बताते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बताया जाता है। कैसे निकलेगा सुनिए भाई, मेरे पास ना एक फॉर्मूला है, ताऊ बराबर में आई अल्फा, क्या है बोलो, और मुझे इस हिसाब से अल्फा जो होगा मेरा, बोलो क्या होगा, ताऊ बाई में आई, क्या होगा? अरे कहीं सर ये कहां से आया? अरे तुम्हें पता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बराबर मास इंटू, तो फोर्स की जगह टाउ आता है, यहाँ पर मास की जगह पे इनर्शिया आता है, और अल्फा ए की जगह पे अल्फा आता है। याद करो मैंने पढ़ाया था एनालॉजी में, तो टाउ बराबर होता है आई अल्फा, अल्फा होता है टाउ बाय आई। क्या तुम्हें टॉर्क पता है? सर नहीं पता, नहीं पता, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। और आई पता है? नहीं पता सर। समझो मेरी बात को, लेकिन इनर्शिया निकाला जाता है, किसी भी डिस्क का इनर्शिया बोलो कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, कितना होता है बोलो, एंड वी हैव मास, वी हैव रेडियस, सो वी हैव मतलब इजीली कैलकुलेट इनर्शिया। टाउ क्या होता है? टाउ होता है आर एफ साइन थीटा। टाउ क्या होता है बोलो? तो बगल में मैं आर एफ साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे भाई? फोर्स पता है और इसका रेडियस पता है, तो बोलो टॉर्क कितना होगा पता लग जाएगा। अरे टॉर्क क्या होता है? कितना फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे लगा रहे हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन यार। तो मुझे आर पता है, मुझे एफ पता है, बोलो क्या आ जाएगा? टॉर्क। क्योंकि मुझे बच्चों मास पता है और रेडियस पता है, तो इसका इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। मैंने पढ़ा है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके बोलो क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। हो गया पहला पार्ट, करवाता हूं, चिंता मत करिए। बोलो आर कितना? आर है 20 सेंटीमीटर, तो बोलो कितना आएगा? 0.2। एफ कितना बोलो? 25, और साइन 90 है, क्योंकि भैया आर ऐसे एफ ऐसे 90 नहीं, अरे 90 नहीं बन रहा क्या? तो बोलो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 5। तो 5 न्यूटन मीटर का, तो बोलो क्या आ गया? टॉर्क। अब मुझे बताओ इसका मास कितना बोलो? 20। आर का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अरे नहीं आ रहा समझ में। तो आई कितना आ गया भाई कैलकुलेट करने पे? उससे ही कर सकते हैं बच्चों, ये 10 आएगा, ये 0.04 आएगा, तो 0.4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रही बस। अब मुझे बताओ ताऊ कितना? ए क्लास प्लीज 5, और ये है 0.4, बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 50 बाई में 4 आ जाएगी। 50 बाई में 4 यानी 25 बाई में 2, यानी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया ना समझ में? देख लेते हैं, हमारा आंसर ये बनना चाहिए। तो इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का बोलो हमारा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। किसी भी बच्चे को
पहले पार्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बोलो भाई। यही है 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात उसने क्या बोली क्वेश्चन में, क्लास प्लीज बातें नहीं करनी यार। पहला पार्ट मुश्किल लगा क्या आप लोगों को? सर अल्फा होता है टाउ बाई आई, टाउ निकालना आता है सर, आई निकालना आता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वर्क डन इस कोड पे हुआ, कितना वर्क डन कोड पे हुआ अगर 2 मीटर कोयल को अनवाउंड करा है। इसका सबसे मुश्किल केस तीसरा है, हमने अगर इसको 2 मीटर अनवाउंड किया तो कितना वर्क डन हुआ रौनक? तो वर्क डन होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू। अब आप लोग मुझे बताओ जरा कितना फोर्स लगाया? 25 न्यूटन। कितने डिस्प्लेसमेंट करी? क्योंकि 2 मीटर बाउंड किया इसको, 2 मीटर खोला है तो 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करी। बोलो कितना काम किया? 50 जूल का काम किया। कितना काम किया बोलो? हालांकि मैं तुम लोगों को बस एक सिंपल सी बात बोलूंगा, थर्ड पार्ट को तुम लोगों को अगर ना समझ में आए ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन बोलता है कि बताओ जरा फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। कि अगर 2 मीटर तुमने इसको अनबाउंड कर दिया तब तक इस व्हील की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होगी। कह रहे कितनी बनी होगी अगर इसने रेस्ट से स्टार्ट करा था? यार मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सी बात ये कहती है, जितना मैंने वर्क डन करा होगा उतनी ही इसकी बोलो क्या बनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैंने 50 जूल का काम किया तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी बनी होगी? 50। मैं सीधा कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द व्हील एंड द वर्क डन इज 50, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 50। नहीं है बस में। लेकिन फिर भी अगर बच्चों हम दूसरा तरीका चूज करें, दूसरा तरीका ऑप्ट करें, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी रोटेटेड बॉडी की हाफ mv² होती है, लेकिन भूलिए मत ये बॉडी रोटेट कर रही है और रोटेट करते वक्त हाफ मास की जगह पे इनर्शिया आएगा, v की जगह पे ओमेगा आएगा, तो क्या आएगा बोलो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा सर? और मेरी बात को अच्छे सुनिएगा और उसे लिखो मत, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा घर पे मैंने क्या कराई वाली चीज़, क्योंकि इस पार्ट में कुछ चीज़ बड़ी टिपिकल है, सबको समझ में नहीं आती है। इनर्शिया सबको पता है सर, निकाला है बेबी, ओमेगा नहीं पता। और ओमेगा को निकालने का फंडा क्या है भाई? मैं जानता हूँ कि इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर याद है, इज इक्वल्स टू में 2as, तो 2 अल्फा थीटा। अब यार बात ये रेस्ट से शुरू हुई थी, तो रेस्ट से शुरू हुई थी तो 0 होएगा, ये वाला मेरे को निकालना है ताकि मैं उधर पुट कर सकूं। और अल्फा बोलो कितना है? मुझे पता है सर 12.5 है। कितना है बोलो? लेकिन पंगा ये है कि सर 2 मीटर जब मैंने इसको खोला तो ये कितने एंगल से रोटेट हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा क्लास में बता सकता है कि अगर इस पहिए को 2 मीटर ऐसे खोल दिया, रस्सी को 2 मीटर खोला, तो ये पहिया कितना एंगल रोटेट कर गया होगा? कैसे निकाल रहे हो? क्या तरीका उसका, कैसे निकाल रहे हो? याद करा हुआ है? चलो मैं बताता हूं, देखो इसका रीजन भी बताता हूं। आप मुझे सब बच्चे एक बात बताओ, सवाल क्या है रियान? 2 मीटर रस्सी खोली तो कितना एंगल रोटेट हुआ? यही तो थीटा होगा ना। कितना एंगल वो घूम गया 2 मीटर खोलने पर, यही तो इसका क्या होगा बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यार कितना घूमा होगा उसको सोचने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज लगाता हूं कि जब 2πr लेंथ खुलेगी, कितनी बोलो? अरे 2πr क्या होता है? 2πr होता है एक सरकमफ्रेंस जितना बाउंड ना, तो मैं बोलूंगा 2πr लेंथ की वायर अगर होगी, मतलब इतनी लेंथ खुलेगी, तो ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? 360 डिग्री का मतलब होता है 2π रेडियन। कितने रेडियन बोलो? समझो मेरी बात को, 2πr का जब लेंथ खुलेगा कोड, जब 2πr लेंथ की कोड खुलेगी, तो मुझे बताओ जरा कितना एंगल कोई चीज घूमेगा? 360 डिग्री या बोलूंगा 2π रेडियन। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? नहीं है बात समझ में? अब मुझे तुम बताओ जरा, अगर 2πr पे इतना खुलेगा तो 1 यूनिट पे कितना खुलेगा? 2π अपॉन में 2πr। अगर मैं 2πr रस्सी खोल दूं तो कितना रेडियन घूमेगा? 2π। तो अगर मैं एक यूनिट की रस्सी खोलूं तो कितना घूमेगा बोलो? 1 यूनिट की रस्सी से कितना खुलेगा बोलो? 2π अपॉन में बोलो क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? और 2 यूनिट की खोलूं तो कितना आएगा? इसका दुगना। अरे क्या तुम्हें वो स्टीशियोमेट्री याद है? सुनो भाई क्लास प्लीज, लिखो मत आशु। 5 पेंसिल भैया, 5 पेंसिल अगर 25 रुपए की हैं तो 7 पेंसिल कितने की? जरूरी नहीं होता कि एक की निकालो, सीधा कर सकता हूं 7 इंटू में 25 डिवाइड बाय 5, काटोगे 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? तो दिस इंटू दिस बाय ये करते हो ना, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर 2πr से 2πr की कोड के खुलने से 2π रेडियन घुमा होगा तो सर 2 यूनिट के से कितना घुमा होगा? सर 2 इंटू में कितना? 2π अपॉन में बोलो क्या? 2πr। बोलो 2π से 2π कट गया, बोलो आंसर कितना आ गया? 2πr। कितना आ गया बोलो? r तुम्हारा कितना है? r है सर 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है सर। तो बोलो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वैल्यू आ गई हमारी 10। कितनी आ गई बोलो? तो 10 रेडियन ये घूम गया होगा अगर मैंने 2 यूनिट इसको अनबाउंड किया है। अगर मैंने 2π यूनिट अनबाउंड किया हो बच्चों, इधर 2πr यूनिट अनबाउंड किया तो कितना रेडियन घूमेगा? 2π। अगर मैं उसको 2 यूनिट अनबाउंड करूंगा तो कितना घूमेगा? 2 इंटू 2π अपॉन में 2πr, क्योंकि 2π अपॉन 2πr 1 यूनिट के लिए, तो 2 यूनिट के लिए दुगुना कर देंगे।
2 पाई से 2 पाई कटा 2 बाई आर, आर मुझे पता है, बोलो कितना आ गया 10 रेडियंस। तो ऑब्वियसली बात है जब मैंने इसको 2 मीटर अनमाउंट किया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 10 रेडियंस। नहीं आई ना बात समझ में? अब बताओ कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर? तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा कितना बनेगा बोलो? ये 10 से कटेगा तो बोलो 250 आएगा। ओमेगा स्क्वायर 250 आ गया, सीधा पुट कर दो। सब बच्चे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? हाफ, सब बच्चे आई बोलो 0.4 और ये बच्चों 250, बोलो कितना आएगा? सर 50। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बोला था? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था बताना एक बार? अरे बताओ भाई, मैंने तुम लोगों को तीसरा पार्ट करने के लिए एक नया तरीका भी दे रखा है। तुम लोग बिल्कुल करके आ सकते हो, तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा कोई भी टीचर। क्या करके आ सकते हो कि भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी जितना वर्क डन करा गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे जितना काम किया उतनी ही बोलो उसकी क्या बनेगी? तो मुझे बताओ सिस्टम पे मैंने कितना काम किया था? 50 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी बनेगी? मैं सीधा खत्म कर सकता हूँ, ऊपर वाले को इतने करने की जरूरत नहीं है। यार यही कर लेंगे सर फिर। लेकिन तुम लोगों को ऊपर वाला समझ में नहीं आया कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेटिव बॉडी के पास? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा सर आई मुझे पता है, बस मुझे देखना है कि ओमेगा कितना होगा जब मैं उसको 2 मीटर अनबाउंड कर दूंगा। तो मैंने कहा सर इनिशियल 0 है, अल्फा उसका 12.5 है, एंगल उसको हमने 10 रेडियन घुमाया। कैसे 10 रेडियन घुमाया? मैंने आपको हिसाब लगा के दिखाया। समझ नहीं आया सर? नहीं आया तो एक क्लास प्लीज इस क्वेश्चन को कैसे करोगे थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे घर पे आप लोग। अब समझ में आ गई वाली चीज? अच्छा भाई सुन लीजिए, आज हमने क्या क्या करा है, एक नजर डाल लीजिए सारी चीजों पे। एंगल ऑफ रिपोज डन बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो पाएगा ना हो पाए? उसके बाद मैंने आपको सेकंड बाय सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तीसरी चीज। फिर भाई आप लोगों को बताया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, चौथी चीज। पांचवी चीज आप लोगों को टाउ इज इक्वल टू में क्या बताया? डीएल बाय डीटी। और फिर तो भैया न्यूमेरिकल ही था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? आ गया समझ में? अब ये बताओ तुम लोगों की कल क्लास रखनी है सुबह या नहीं रखनी है, या कल तैयारी करोगे घर पे? कल मेरे हिसाब से तैयारी कर लो आप लोग। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें कल। और मेरे हिसाब से कल इवनिंग में भी आप लोग के आने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। क्या होगी केमिस्ट्री में? नहीं, अपनी प्रिपरेशन करो कल, ठीक है ना? कल आप लोग जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे